आपका फेवरेट क्या कुछ नाम दिया? अरे घर से सारे न अद्योत है मतलब दूसरी प्रयत्न हम डाल देंगे। ये सब हम कर रहे थे। चित्तभूमयः, यह शब्द क्या है? चित्तभूमि, चित्तभूमि, चित्तभूमयः, मुनि मुनि मुनयः। ठीक है, चित्तभूमयः, चित्तभूमियाँ हैं ये। अच्छा, योग की परिभाषा क्या थी अजय सर? योग चित्तवृत्ति निरोधः, योगश वृत्ति निरोधः, निरोधः। चित्त वृत्ति में देखना हो गया। वृत्ति निरोधः। अच्छा, अच्छी तरह से हमें याद होगा कि योग चित्त वृत्ति का निरोध है। और एक और शब्द का प्रयोग किया गया था। योग क्या है? योगानुशासन नहीं, योग व्हाट इज योगा बाय द वे, अगर कोई कहे तो एक बात कही गई थी आगे, योगः समाधि, योगः समाधि, योगः समाधि, याद होगा ना? योगः समाधि, योगः समाधि। अगर कोई कहे कि अश्व क्या है, कह अश्वः, यह धावतः अश्व। अब सर कोई आपने मुझे पूछा कि अश्वः कह, मैं अगर उत्तर दूंगा अश्वः पशु, अश्वः पशु, पशु, ठीक है ना? तो इसी तरह से कह रहा है योग किसे कहते हैं? समाधि को। घोड़ा क्या है? पशु है, जानवर है। अब इसके अंदर को समझ लीजिए। योग समाधि है, घोड़ा पशु है। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? पशु तो बहुत है, उनमें से एक घोड़ा है। उनमें से एक पशु विशेष घोड़ा है। इसका मतलब जितने भी घोड़े हैं सब पशु है। पशु है, पर सारे पशु घोड़े नहीं है। पशु व्यापक है और घोड़ा व्याप्य है। एक परवेडर होता है और एक परवेडेड होता है ना? परवेडर एंड परवेडेड। मनुष्य और पुरुष, सारे पुरुष मनुष्य हैं और सारे मनुष्य पुरुष नहीं है। अब ये कह रहा है कि योग कहते हैं समाधि को, और योग की परिभाषा दी, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध। इसका मतलब क्या हो गया कि मनस कहते हैं संस्कृत में, मन को मनस, मनः मनसि मनांसि, मनस की जितने भी वेव्स होते हैं, थॉट वेव्स
चित्तवृत्ति का लिटरल मीनिंग है थॉट वेव्स। दूसरा एक शब्द क्या बताया था? फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, मेंटल एक्टिविटीज। एक्टिविटी माने वृत्ति, चित्त माने माइंड। तो चित्त वृत्ति को मेंटल एक्टिविटी, मेंटल फंक्शन, मेंटल फ्लक्चुएशन, मेंटल मूवमेंट्स, कुछ भी कह लीजिए, ऑपरेशंस, कुछ भी कह लीजिए, उनका रोकना, उनका निरोध करना, उसको क्या कहते हैं? योग। चित्त की वृत्ति के निरोध को अगर योग कहते हैं, अब प्रश्न होता है कि चित्त की वृत्ति का निरोध तो इन सब में होता है, इसमें भी चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, हमने पढ़ा था ना। इसमें भी चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, इसमें भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है, इसमें भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है, इसमें भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है, और इसमें भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है। इसका मतलब समाधि तो सब में होता है। समाधि व्यापक शब्द है। इसको मैं कहूँगा चित्त क्षिप्त भूमिका समाधि। संस्कृत का प्रयोग अगर हम करेंगे, अत्रत्यः, यह एक तो याद रखिएगा, योगः समाधि, और आगे लिखा है स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। समाधि शब्द का प्रयोग हिंदी में किस लिंग में करते हैं पूजा जी? मुझे समाधि उपलब्ध हो गई, स्त्रीलिंग में करते हैं ना। ऐसी आत्मा शब्द का भी प्रयोग सामान्यतः हिंदी में मेरी आत्मा कह रही है, परंतु ये दोनों शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। हाँ, हिंदी में स्त्रीलिंग है, अपनी अपनी भाषा की प्रकृति होती है। ठीक है मैडम, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सच। सचा है, सा नहीं। सा नहीं है ना। अब फॉर दैट मैटर जितने भी धी शब्द से समाप्त होने वाले शब्द हैं ना, एक्चुअली धातु है धा, और आगे एक प्रत्यय होता है की, सफिक्स है ई, फिर धा, इस तरह से धी बन जाता है। अब देखिए, एक शब्द है संधि, एक शब्द है वारिधि। वारिधि किसे कहते हैं? समुद्र को। जितने भी जल के पर्यायवाची शब्द है उनके आगे धी लगा दीजिए। समुद्र को पानी को धारण करने वाला, तो लगा दे तो मेघ बन जाएगा। मेघ बन जाता है, और जा लगा देंगे तो कमल बन जाता है। ये आइडिया है। हाँ, तो स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। अस्तु, अगर मैं पूजा जी देखिए, अगर इसको कहना हो तो मैं क्या कहूँगा? क्षिप्त भूमिकः, अगर ऐसे देखिए, क्षिप्त भूमिकः समाधि। इसका अर्थ क्या हो गया? समाधि अवेलेबल विद द क्षिप्त भूमि। क्षिप्त भूमिकः एकः समाधि भवति। क्षिप्त का मतलब होता है कि मन बार बार विषय को बदलता रहे। एक विषय को बदले, तनिक देर वहाँ ठहरे, फिर दूसरे विषय को बदल दे, फिकता जाता है। फिकता है क्या कहते हैं? मतलब क्या कहना चाहिए सर हिंदी में? वो फिक जाता है। फिक जाता है कहते हैं क्या? जंप मारता रहता इट है, गेट्स थ्रोन, कूदता रहता है। हाँ, कूदता रहता है। पर जैसे अब यहाँ से एक विषय यहाँ तक, यहाँ गया, यहाँ रुका, थोड़ी देर रुका, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, बंदर की तरह शिफ्ट करता रहता है। परंतु आंशिक समय के लिए ही क्यों न हो, थोड़ी देर उस वस्तु में जाकर के रुकता है। तो चित्त की वृत्ति का निरोध तो वहाँ भी है, समाधि तो है वहाँ। तो उस समाधि को क्या कहेंगे? चित्त क्षिप्त भूमिकः सह समाधिः क्षिप्त भूमिकः समाधिः भवति। क्षिप्त भूमौ वर्तमानः समाधिः क्षिप्त भूमिकः समाधिः भवति। अस्तु अस्तु, संस्कृतेन वदामि यदा कदा। शिफ्ट का मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षिप्त का मतलब थ्रोन, थ्रोन। is thrown state of mind. When mind gets thrown, when it is shifting, हाँ, तो इसका मतलब वो बार बार फेंका जाता है ना सर, है ना? फुटबॉल जैसे एक बार आया, मैंने यहाँ रुका, फिर उसके बाद फेंक दिया, फिर 1 सेकंड को रुका, फिर चला गया। तो फिकल माइंडेड, हाँ, फिकल माइंडेड, हाँ, फिकल माइंडेड आप कह सकते हो। एग्जैक्ट अंग्रेजी का शब्द थ्रोन होता है, फिकल माइंडेड कह सकते हो, क्योंकि एक सामान्य रूप से चंचल मनुष्यों का चित्त ऐसा ही होता है। बच्चों का चित्त भी ऐसे ही होता है। बच्चे को आप कमरे में बंद कर दीजिए और 10 खिलौने रख दीजिए,
उसको कहोगे एक खिलौने पर टिके रहो 5 मिनट तक, रुक नहीं सकता। ऐसे ही चंचल व्यक्ति का चित्त जो है विषय दर विषय भटकता रहता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही तो विषय है। संसार के समस्त विषयों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो सामान्य स्थिति में क्षिप्त भूमिक चित्त वाले व्यक्ति का मन विषय दर विषय भटकता रहता है, एक विषय में जाकर रुकता है, फिर उसके बाद फिर दूसरे विषय में जाकर रुक जाता है। इसलिए उसका स्टेट ऑफ माइंड, भूमि माने फ्लक्चुएट होता है। तो ग्राउंड है ना उसका, वो किस ग्राउंड पर है, उसकी योग्यता की स्थिति क्या है, वो किस माइंड के किस सिचुएशन में है वो। आप पिक्चर बना सकते हैं, एक व्यक्ति जिसका मन बहुत चंचल है, एक व्यक्ति उसकी अपेक्षा कम चंचल है, ऐसे ऐसे दिखाया जा सकता है। तो क्षिप्त भूमि में भी समाधि रहती है, भले ही तनिक देर को है, तो उस समाधि को क्या कहेंगे, क्षिप्त भूमिका समाधि। और आगे इसको मूढ़ भूमिका समाधि, और इसको विक्षिप्त भूमिका समाधि। एकाग्र को एकाग्र भूमिका समाधि और निरुद्ध भूमिका समाधि। अब देखिए, समाधि माने चित्त का कुछ देर के लिए रुकना, सब जगह होता है, परंतु यहाँ रुकने की बात अलग है ना। इसीलिए समाधि तो सब जगह है, परंतु विशेष प्रकार की समाधि को क्या कहते हैं जी, योग असंप्रज्ञात, और वो भी बोलते हैं इनको असंप्रज्ञात। हाँ, इसको एकाग्र और निरुद्ध भी उसकी बात है, लगभग एकाग्र और निरुद्ध। इसका मतलब यहाँ समाधियां हैं परंतु यहाँ योग नहीं है, इन समाधियों को योग कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें, एकाग्र भूमिक चित्त को योग कहते हैं और निरुद्ध भूमिक चित्त को योग कहते हैं। ठीक है, अगर हमने ये कहा होता कि सर्व चित्त वृत्ति निरोधः, सर्व चित्त वृत्ति निरोधः, हमने ऐसा तो नहीं कहा ना, हमने सिंपल क्या कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, क्योंकि समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध तो इसमें होता है, निरुद्धम में होता है। यहाँ क्या होता है, एक वस्तु पर जाकर के चित्त टिक जाता है और कंटिन्यू करता है उस वस्तु के साथ। जब तक वस्तु है तब तक आप वृत्ति की समाप्ति नहीं होती है। मतलब एक वस्तु पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब वहां उस वस्तु से संबंधित सात्विकी वृत्ति तो है। तो तमो वृत्ति, तामसिक वृत्ति और राजसिक वृत्ति समाप्त हो जाए और सात्विक वृत्ति बनी रहे, वो तो है एकाग्र की स्थिति। और वृत्तियां बिल्कुल ना रहें, वो कौन सी स्थिति है, निरुद्ध। वास्तव में चित्त की वृत्तियों का समग्र निरोध तो इसमें होता है। ये तो समाधि है ही है, परंतु ये इसको भी समाधि में हम ले लेते हैं। क्योंकि कैसे पता लगा, क्योंकि आचार्य ने ये नहीं कहा योगः सर्व चित्त वृत्ति निरोधा, न कह करके क्या कहा मैडम, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा कहा। ये हमने देख लिया। अच्छा, ये हम समझ गए थे। ये तो है चित्त भूमिया। उसके बाद हमने ये कहा था चित्त वृत्तियाँ क्या क्या थी, चित्त वृत्तियाँ आप बताते जाएं। चित्त वृत्तयः कितनी होती है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। सूत्र को पढ़ना है हमें। रामनाथ जी ये सब पढ़ा चुके होंगे, परंतु सूत्र से हमें पढ़ना है ताकि योग सूत्र कहीं दिख जाए तो पता होना चाहिए कि योग सूत्र है। अच्छा, अब ये एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि पतंजलि ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। क्या कारण हो सकता है, ये हो सकता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उन दिनों उनको ये आवश्यकता नहीं हुई होगी कि इसकी भी परिभाषा देने की जरूरत है, जो ऑब्वियस है। प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमा का अन्न। उस दिन बता रहा था ना मैं, प्रमा का अन्न माने प्रमा का साधन। प्रमा किसे कहते हैं,
ज्ञान, वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज। अन माने इंस्ट्रूमेंट। द आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी इज कन्वेड बाय द सफिक्स अन इन संस्कृत। ओके, है ना? तो प्रमा का अन ए मीन्स ऑफ द राइट कॉग्निशन, मीन्स ऑफ द वैलिड कॉग्निशन। अच्छा, अब इसके कितने वैलिड कॉग्निशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। मीन्स ऑफ वैलिड कॉग्निशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। क्या क्या? प्रत्यक्ष, और एक अनुमान, अनुमान, आगम। और शब्द। अब देखिए, इसके संबंध में हमें एक सूत्र हमें पढ़ना है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान, आगमाः, अनुमानागमाः, प्रमाणानि। देखिए, प्रमाणानि। इदं सूत्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम्। अस्तु, प्रत्येकं सूत्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम्। इदं प्रमा लक्षण परम सूत्रं वर्तते उत वा प्रमा भेदकरण परम सूत्रं वर्तते। इदं प्रमा लक्षणं न प्रस्तौति। इदं किं प्रस्तौति? प्रमाण। नहीं, प्रमाण प्रमाण विभाजनं प्रस्तौति, प्रमाण भेद। अच्छा, यहाँ क्या क्या संधि है? अच्छा सर, ये जो बताएं प्रमाण के टाइप्स ऑफ प्रमाण। टाइप्स ऑफ प्रमाण। जैसे प्रमाण कहा ना, प्रमाण माने मीन्स ऑफ राइट कॉग्निशन। देयर आर 3 means of right cognitions accepted in the yoga system. How many means of cognitions are accepted? Pratyaksha, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। हाँ बेटा, आप बताओ कि इसमें कितने शब्द हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुमान और आगम। तो यहाँ क्या हो गया है? प्रत्यक्ष प्लस अनुमान, संधि हो गई है, और यहाँ आगम। ठीक, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन सबको क्या कहते हैं? ये है प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान में क्या भेद बताया था मैंने? देखिए, किसी भी वस्तु में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो सामान्य और एक है विशेष। ठीक है ना? एक जनरलिटी होती है और एक पर्टिकुलरिटी भी होती है। जैसे सामने एक घड़ा है, उस घड़े को क्या कहोगे? अयम घटः। अयम घटः जब कहते हैं आप, तो उस घड़े को, पर्टिकुलर पॉट को आप इंडिकेट कर रहे हैं ना। अगर सामान्य घट, ठीक है, वस्तु में 2 तरह की सत्ताएं होती हैं, एक सामान्य सत्ता और एक विशेष सत्ता। प्रत्यक्ष से हम वस्तु को जब जानते हैं तो उसके सामान्य अंश को भी जानते हैं और उसके विशेष अंश को भी जानते हैं, तभी तो हम वस्तु को जानते हैं। हम वस्तु को जानते हैं का मतलब हम उसको पॉट के रूप में भी जानते हैं। और अयम पट, संस्कृत में कहते हैं इदंत्व अवच्छिन्न, हाँ, दिसनेस और दैटनेस से युक्त पॉट। तो दिसनेस और दैटनेस जब आप कह रहे हो तो उसके अंदर का जो विशेष अंश है उसकी ओर कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष से वस्तु को, जिस वस्तु को हम जानते हैं उस वस्तु में सामान्य अंश भी है और विशेष अंश भी है, परंतु फोकस किस अंश में है? आप बताइए, विशेष किस अंश में है? फोकस विशेष अंश। हाँ, वह जब मैं, देयर इज ए पॉट बिफोर मी, हाँ, आई एम परसीविंग द पॉट, सो आई कैन से दिस इज द पॉट आई एम परसीविंग। इसका मतलब दिसनेस को भी मैंने देखा और दैट पॉटनेस को भी देखा मैंने। परंतु पर्वत पर आप धुएं को देखते हो, एक फायरनेस है ना, सामने अभी अग्नि है, मैं ताप रहा हूँ अग्नि को, तो अयम अग्नि ही। तो अग्नि में एक विशेष अंश भी है और उसका सामान्य अंश भी है। सामान्य अंश को हम क्या कहेंगे? अग्नि, और विशेष अंश को अयम अग्नि, अयम, है ना। तो प्रत्यक्ष से हम जिस वस्तु को जानते हैं उस वस्तु में सामान्य अंश भी है, विशेष अंश भी है, परंतु फोकस किस अंश में है? विशेष अंश में है। ठीक है ना। अब पर्वत पर आप किसको देखते हो? धुएं को। जानते किसको? अग्नि को। क्या उस अग्नि को दिस अग्नि और दैट अग्नि के रूप में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो पर्वते अग्नि ही अस्ति, अनुमान में ये कह सकते हैं। अयम अग्नि अस्ति, ये प्रत्यक्ष में कह सकते हैं,
पर्वत में मैं क्या कह सकता हूँ, अयम अग्नि अस्ति कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। तो ये जनरल आइडिया, उसमें भी विशेष अंश है। कोई भी अग्नि, एक पर्टिकुलर अग्नि तो है ही है, परंतु उस पर्टिकुलरिटी पर फोकस ना करके उसके सामान्य अंश पर फोकस अयम माने मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ हाँ, जिसको आप देख सकते हैं। दिस तो वो परसेप्शन में तो होता है अयम। मैं एक उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ एक संस्कृत थोड़ी सी सुन लीजिएगा। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, ठीक है मैडम। इंद्रिय प्रणालिकया, यहाँ एक पॉट है, ठीक है, पॉट है, ठीक है, और यहाँ चक्षुष है ना, चक्षुष है। अब ये क्या करता है कि ये मनस यहाँ है, चित्त यहाँ है। चित्त जो है यहाँ तक किस माध्यम से पहुँचता है? हाँ, तो इंद्रिय तो एक नालिका है, प्रणालिका। नालिका नीचे पानी को ले जाते नालिका से, उसको प्रणालिका कहते हैं संस्कृत में, प्रणालिका। इंद्रिय रूपी प्रणालिका से मन कहाँ तक पहुँचता है? ठीक है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात, क्या होता है? ये जो चित्त है इंद्रिय के माध्यम से यहाँ तक पहुँचता है। अब इसके कलर से कलर्ड हो जाता है वो चित्त, चित्त को एक शेप मिल जाता है, वो उपरक्त हो जाता है। चित्त जिस वस्तु तक पहुँचता है उस वस्तु के आकार से आकारित होता है। ये बात बार बार कह रहे हैं ना, चित्त का ये स्वभाव है कि जिस वस्तु तक जाता है उस वस्तु के आकार से आकारित हो जाता है। इसको बाह्य वस्तु उपराग कहते हैं। उपराग शब्द का अर्थ क्या है? कलर्ड। बाह्य वस्तु उपराग, इसको अगर मैं आज की भाषा में समझाना चाहूँ, इट गेट्स शेप्ड बाय द शेप ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, the mind goes to the external objects through the sense organs and it gets colored by the color of the external object. अब देखिए इस संस्कृत को एंजॉय करिएगा। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य। ये देखिए, ये एक अर्थ है, अर्थ माने वस्तु है। इस वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सामान्य विशेष आत्मा है। इसकी पर्सनालिटी में, इसकी इनर पर्सनालिटी में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक सामान्य एस्पेक्ट है और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। तो संस्कृत में क्या कहूँगा? सामान्य विशेष आत्मा। अयम अर्थः कीदृशः वर्तते? सामान्य विशेष आत्मा अर्थः वर्तते। तो सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य आगे कह रहा विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। जो मेरी वृत्ति बनती है ना, चित्त वृत्ति बनती है, उसमें किसकी अवधारणा रहती है ज्यादा? विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। उसको क्या कह देते हैं? प्रत्यक्षम। अगर कोई कहे कि व्हाट इज प्रत्यक्षम, बाय द वे व्हाट इज परसेप्शन, तो आप क्या कहेंगे? विजय जी, आपको तो जरूरत पड़ेगी इसकी बार बार। परसेप्शन, व्हाट इज परसेप्चुअल कॉग्निशन, बाय द वे अगर कोई कहे तो आप क्या कहोगे? हाँ, वो तो है। इसके अनुसार ये कितनी अच्छी परिभाषा, देखिए ना। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात तद विषया, हाँ, सामान्य विशेष अवधारणा प्रधाना, ऐसे लिखा, सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। आपको ना समझ में आए तो पूछेगा प्लीज, है सर प्लीज बताते हैं, इसको नोट डाउन करवा दीजिए। हाँ, ये जो पंक्ति, ले लेते हैं, शायद प्रॉब्लम। हाँ, इसमें ये जो, क्योंकि मैं एक एक पंक्ति ना बता करके विशेष विशेष जो बता रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए इसमें। है, मैं इसको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, सर के पास है ना। थैंक यू। वास्तविक आनंद तो यह है कि हम इसकी पंक्ति पंक्ति को पढ़ें। सेकंड स्टेज में होता है इसकी पंक्ति पंक्ति को पढ़ना। और योग दर्शन उस तरह से कठिन नहीं है जैसे दूसरे दर्शन है।
कुल मिला के 195 सूत्र हैं। मैं संस्कृत में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं होता, उनको मैं कहता हूँ स्कॉलर बनना है, एक एरिया का ही स्कॉलर बन सकता है। व्याकरण का, न्याय का, मीमांसा का बनने में कितना कठिन है, 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। इतना मतलब मैटर इतना ज़्यादा है उसमें। कहते नहीं, अगर स्कॉलर कहलवाना चाहते हो और अच्छा भी सब्जेक्ट है तो ये पकड़ लो। अब इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो, एक विषय तुम्हारा तैयार हो गया जहाँ भी जाओगे, क्योंकि विषय से ही तो पूछा जाता है। ऑनेस्टी तो यही होती है ना कि व्यक्ति को उसके विषय से ही पूछा जाए। तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसे कहता हूँ जिनका कोई इसको सिलेक्ट करना होता है उसी को पूछते। हाँ ये तो है, ये पीढ़ी मतलब ये हुआ ना सर, इंद्रिय रूपी प्रणाली से हाँ चित्त मन जो है वो ऑब्जेक्ट तक जाता है, फिर उससे आकारित होता है, हाँ। और फिर वो भैया तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना सर, हाँ जी। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सामान्य विशेष आत्मा है, हाँ। परंतु फोकस किस पर रहता है? मैं ग्रैस्प विशेष। करता हूँ दोनों को, सामान्य को भी ग्रैस्प करता हूँ और विशेष को भी ग्रैस्प करता हूँ। द होल ऑब्जेक्ट इज ग्रैस्प्ड बाय मी। द परसेप्शन, द मीन्स ऑफ परसेप्शन allows you to get the idea of the whole persona of an object. ओके, तो इसका मतलब मैं वस्तु को पूरी तरह से जान रहा हूँ, तो बट फोकस किस पर रहता है? जब मैं प्रत्यक्ष कहता हूँ उसके विशेष अंश पर रहता है, तभी मैं कहता हूँ अयम घटः अयम पटः इमं पटम अहम जानामि, ये बोध होता है। पटम अहम जानामि बोध नहीं होता है, इमं पटम अहम जानामि, आई नो दिस पॉट, आई नो दैट पॉट। तो दिसनेस एंड दैटनेस तो एक पर्टिकुलरिटी है, वो क्या है? और आई नो माई सेल्फ नहीं, वो मैं जानती नहीं। हाँ, तो वो दूसरा ज्ञान। रिपीट कर दो जो भी आपने बोला। फिर से देखिए, इंद्रिय प्रणाली, सर ने भेज दिया होगा, भेज दिया व्हाट्सएप पर। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सिद्धांत यह है कि चित्त को जो आकार प्राप्त होता है ना, चित्त का आकार क्या बना? घड़े का आकार बना। पुरुष के साथ असुविधा क्या है? जैसा जैसा चित्त का आकार बनता है, चित्त को एक व्यक्तित्व मिल जाता है ना, पर्सनालिटी मिल जाती है ना। पुरुष समझता है कि पुरुष चित्त के साथ आइडेंटिफिकेशन करता है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफिकेशन ही तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है, ड्यू टू इग्नोरेंस। तो चित्त को एक रूप मिल गया, घड़ा जैसा बन गया, तो आत्मा भी समझता है कि मैं भी घड़ा बन गया, क्योंकि आत्मा को घट का बोध होता है। ये इसको कहते हैं। तो फलम अविशिष्ट, फलम इसमें एक शब्द है, फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। इसको और भी डिटेल में करेंगे। उसका लाभ क्या होता है? चित्त इंद्रिय प्रणालिका के माध्यम से वस्तु तक पहुंचा, वस्तु सामान्य विशेष आत्मा है, और उस वस्तु का उसको ज्ञान हो गया। उस ज्ञान में फोकस किस पर है? विशेष अंश पर है। उससे क्या होता है? पुरुष को बोध होता है कि अयम घटः। पहला तो है कारण, चित्त का उस आकार से आकारित होना तो है कारण, कॉज है। इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? पता चल। हाँ, जैसे चित्त जो है घट के आकार से आकारित हो गया, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद क्या होता है? पुरुष को घड़े की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है? पहला वाला कॉज है, दूसरा वाला इफेक्ट है। तो फलम ज्ञान होना इफेक्ट है, और जो ज्ञान पहले करा रहा है वो कॉज है, घड़ा। तो जो घटाकारा कारिता चित्तवृत्ति है, एक शब्द का प्रयोग लिख लीजिए, घटाकारा कारिता चित्तवृत्ति। ये शब्द जो है बार बार, घटाकारा कारिता चित्तवृत्ति। देखिए, घटाकार माने घट का आकार, घटाकार घट का आकार, उससे आकारित, घटाकारा कारिता चित्तवृत्ति। अभी एक चित्तवृत्ति बन गई, ठीक है। अब इसकी वजह से पुरुष को क्या हो गया?
जो पुरुष था ना उसको घट प्रमा हो गई, की पहचान। घट का बोध, घट का राइट नॉलेज ऑफ द पॉट। अब इसका मतलब इसकी पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो फल कौन सा है? बिल्कुल जब तक ना समझे तब तक मुझे आगे बढ़ने मत दीजिएगा। इनमें से फल कौन सा है? घट प्रमा। घट का हाँ, ये जो पुरुष को घट की प्रमा हुई है ना, पुरुष को घट का जो यथार्थ ज्ञान हो गया, वो तो रिजल्ट है, वो तो प्रोडक्ट है, और ये मीन्स है। ये हुआ इस वजह से ये हुआ, तो ये कारण है और ये कार्य है। तो मैंने बताया जो प्रमा का, ये देखिए ये प्रमा कैसी है? प्रत्यक्ष प्रमा। इस प्रमा का मीन्स कौन सा है? घटाकार। हाँ, तो ये प्रमाण है और ये प्रमाण है। मैं ठीक बता पा रहा हूँ? ये प्रमाण है। मैंने आपको बताया था ना, जो प्रमा का मीन है, प्रमा इज द प्रोडक्ट, मीन्स माने उसका जो कॉज है। कॉज। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ प्रमा, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ प्रमा एंड दिस इज द रिजल्ट, फलम। मतलब पुरुष को ज्ञान होना, पुरुष को ज्ञान पुरुष होना, को ज्ञान होना, वो इफेक्ट हो गया। पुरुष को ज्ञान जो होता है ना, बोध, पुरुष पौरुषेय बोध कहते हैं उसको। पुरुष के बोध को क्या कहते हैं मैडम? पौरुषेय बोध। ये टेक्निकल शब्द हैं, बार बार आएंगे, इसलिए लिख लीजिए। पौरुषेय बोध, पौरुषेय बोध, पौरुषेय बोध। ये पौरुषेय बोध कैसे हो गया? पुरुष को घट का बोध, पट का बोध कैसे हुआ? उसके पीछे एक प्रोसेस था ना, एक प्रोसेस को फॉलो किया गया तो उसको बोध हो गया। फलम पौरुषेय बोध, फलम पौरुषेय बोध। अब एक बात है, इस पौरुषेय बोध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें लिखा अविशिष्ट, फलम अविशिष्ट पौरुषेय। ये लिख लो प्रीति, इसको लिख लो, अब रट लेना इसको। फलम अविशिष्ट, ठीक है सर? फलम अविशिष्ट पौरुषेयः चित्तवृत्तिबोधः, फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्तिबोधः। ठीक है ना? अब इसमें पौरुषेयः बोधः इतना तो समझ गए आप। अब इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करा, अविशिष्ट। अविशिष्ट का मतलब क्या है? जो विशिष्ट नहीं है, जो विशिष्ट नहीं है। आपने लिखा ना सर, फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति बोधा, 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 चित्तवृत्ति बोधा, बोधा माने प्रमाण। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बात देखनी है, अविशिष्ट क्यों कह रहे हैं? जैसे आप चंडीगढ़ जाइए, एक तरफ के एक जैसे घर दिखाई देंगे, फ्लैट्स एक जैसे, अंदर का बाहर का बिल्कुल एक जैसे, और पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी घर का लक्षण देना हो तो क्या हो सकता है? तटस्थ लक्षण। तो वो बात अलग है। मैं कहना ही क्या चाह रहा हूँ, तो उन घरों में कोई भी घर विशेष नहीं है, तो सब अविशिष्ट है। अविशिष्ट माने एक जैसे, एक समान। जैसे सर ने इन्होंने एक टोपी पहन रखी, मैं सफेद टोपी पहन लूँ तो मेरी टोपी विशिष्ट होगी, या ना पहनूं तो मेरा सर विशिष्ट हो गया, है ना? तो इसका मतलब जैसे ही चित्त का व्यक्तित्व निर्मित होता है, चिति किसे कहते हैं? उस दिन शब्द था ना, चिति माने पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस गेट्स आइडेंटिफाइड विद द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। दिस वाज द आइडिया। इसका मतलब चित्त को जैसा व्यक्तित्व लाभ मिलता है वैसा ही पुरुष समझता है कि मैं भी वही हो गया। तो दोनों में अंतर नहीं होता है। ये ऐसी है स्थिति, जैसे समझ लीजिए कि पुरुष है ब्लाइंड, हमेशा किसके हाथ पकड़ के चलता है? लाठी, चित्त के। चित्त को मान लीजिए, क्योंकि जैसा जैसा चित्त जहाँ जहाँ जाता है, मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसे समझाता हूँ। वहाँ एक सर है ना, आपको तो जानते, भारतेंद्र जी, आपके वहाँ आए थे ना,
तो भारतेंदु जी है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भारतेंदु जी के पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो भारतेंदु जी भी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। मैं क्लासरूम के अंदर चला जाता हूँ तो भारतेंदु जी भी क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। मैं अचानक कभी गड्ढे पर गिर गया तो भारतेंदु जी को भी गिरना पड़ता है। ही हैव नो चॉइस। ऐसे ही प्योर कॉन्शियसनेस का कोई अपना पर्सोना नहीं, कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। जैसा जैसा चित्त होता जाता है वैसा वैसा ये भी हो चला जाता है। इसीलिए अविशिष्ट है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। यही बात समझ में? मतलब एज द माइंड सो द प्योर कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए शब्द मैं लिखवा रहा हूँ, फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः। समझा? ये 3 शब्द मैं लिखवा रहा हूँ, ये पंक्तियाँ। तो बार बार ये बात आएंगे, फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति। ये पंक्तियाँ रट लेना, बार बार बोलना है, हाँ? अच्छा, दूसरा ये लिख लिया, एक तो होता है। दूसरा एक है बुद्धेः, तीनों एक ही जैसी बात को कह रहे हैं। बुद्धेः प्रतिसंवेदी, बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। पुरुष कैसा होता है? बुद्धि का प्रतिसंवेदन होता है, उसमें बुद्धि का ही रिफ्लेक्शन होता है, बुद्धि का ही रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिसंवेदी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये ना एक शीशा है, ये शीशा है, मान लीजिए कि ये एक शीशा है। अब ये भी नहीं है, धारी धारियां जो दिख रही ना वो भी नहीं है। अब यहाँ मैं अजय जी को खड़ा कर दूँ, इस शीशे को एक व्यक्तित्व लाभ मिल जाता है कि नहीं? ये शीशा भी कैसा बन जाएगा? उनकी आप यहाँ खड़े हो जाएंगे ना इमेज तो नजर आएगी। ये शीशा भी नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा 2 आप खड़े हैं। ये अगर ये ऐसा है तब तो दिखेगा। मान लीजिए कि आप कोई एक शीशा ऐसे रख दीजिए और उसका भेदक कुछ भी ना दीजिए, सड़क पर कहीं बीच सड़क पर आप ऐसे शीशा रख दीजिए ऐसे, और सामने हाथी को रख दीजिए, तो आपको बिल्कुल 2 हाथी दिखेंगे कि नहीं? हाथी कितने हैं? एक है। तो वास्तविक हाथी तो इधर है, और आप समझ लीजिए पुरुष कौन है? शीशे जैसा है। शीशे को वही व्यक्तित्व मिलता है जो हाथी का व्यक्तित्व है। तो बुद्धि जैसी होती है ना, आत्मा भी, क्योंकि बुद्धि का जो व्यक्तित्व है आत्मा का भी वही व्यक्तित्व हो जाता है। इसलिए बुद्धि का प्रतिसंवेदन होता है। सामान्य रूप से भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं अभी। मतलब बुद्धि का व्यक्तित्व कॉन्शियसनेस को प्राप्त हो जाता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। तो आप देख लीजिए, तो इसको कहते हैं बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। पहला क्या था? फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः। हाँ, यही योग दर्शन है, समझ लीजिए। अच्छा एक और लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शीशे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मिरर के आगे कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा। हाँ, तो पुरुष भी अगर वो निष्क्रिय है। पुरुष हट जाता है तो मिरर फिर में क्लीन। हाँ, तो एसोसिएशन की वजह से उसको, नहीं तो पुरुष का कोई व्यक्तित्व है नहीं, वो भी आर्टिफिशियल एसोसिएशन, बिल्कुल आर्टिफिशियल, अविद्या की वजह से है। अविद्या। हाँ, तो बुद्धेः फलम अविशिष्टः, बार बार मैं बोलूंगा इसको, फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः, चित्तवृत्ति बोधः। दोनों का दर्शन एक ही होता है। जैसे चित्त का दर्शन होता है वैसे ही पुरुष का भी दर्शन होता है। ठीक है ना? अब एक तीसरा वाक्य है, एकमेव दर्शनम, एकमेव दर्शनम। जैसे हाथी और, बोलिए, हाथी और शीशे का दर्शन एक ही था ना, दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा था ना। एकमेव दर्शनम, आगे लिखता है ख्यातिरेव दर्शनम। ख्याति कहते हैं नॉलेज को, ख्यातिरेव दर्शनम। ख्याति किसको हो रही होती है वास्तव में? तो ख्याति क्या है? ख्याति माने नॉलेज, पुरुष चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति।
ख्याति माने, ठीक है ना। देखो पुरुष को ख्याति हुई, परंतु ख्याति पहले कहाँ बनी? चित्तवृत्ति। हाँ। तो ये दोनों का दर्शन, किसका दर्शन? चित्त का दर्शन और पुरुष का दर्शन एक ही होता है। अगर इतने में समस्या नहीं है, अगर एक है गांधी जी, एक है हिटलर, दोनों एक जैसे हो जाएं और दोनों गांधी जी जैसे हो जाएं तो समस्या है? नहीं है। दोनों हिटलर हों, यही तो समस्या है। दिक्कत क्या है? दोनों का दर्शन एक है, परंतु किसका वाला दर्शन है? चित्तवृत्ति वाला दर्शन है। दोनों का दर्शन है, परंतु अनफॉर्चुनेटली किसका वाला दर्शन प्रीडोमिनेट कर जाता है? चित्तवृत्ति वाला दर्शन। तो ये तीनों एक ही बात कह रहे हैं। फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः, याद करके आना है प्रीति, और बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ये सूत्र तो नहीं पढ़ाए होंगे रामनाथ जी ने? जी नहीं। देख रहे हैं, तो मुझे मैडम ने कहा था कि मैं सूत्र तो वो जनरल पढ़ा, जनरल पढ़ा रहा हूँ। ये आइडिया है। ठीक है। उस दिन एक वो कथा बता रहा था ना मैं, किसकी कथा है ये? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है ना। उनकी कोई प्रेयसी थी जो उनको इंसिस्ट करती थी बार बार कि हम दोनों विवाह कर लें। आइडिया ये था, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वो शारीरिक दृष्टि से इतने सुंदर नहीं थे और बौद्धिक दृष्टि से बहुत पराकाष्ठा में थे। उनकी प्रेयसी जो थी बहुत सुंदर थी, तो बार बार कहती थी जॉर्ज हम विवाह कर लेते हैं, तो वो अवॉइड करते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा देखो कितना ही अच्छा हो, हम दोनों विवाह करें और हमारी संतति हो मेरी तरह तो खूबसूरत हो और तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल हाइट में हो। तो जॉर्ज ने कहा कहीं उल्टा हो गया तो उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, दोनों एक जैसे होते हैं, परंतु शक्ल सूरत किसकी हो जाती है? ख्याति की हो जाती है, चित्तवृत्ति की होती है। ये समस्या है। और ये किस लिए होता है? इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से होता है। तो अब यहाँ ये बात हुई थी, तो ये बात हम कर गए हैं ना। तो प्रत्यक्ष की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण में बात आती है इंद्रिय प्रणालिका, इंद्रिय रूपी प्रणालिका से चित्त वस्तु तक पहुँचता है। वस्तु सामान्य विशेषात्मा है, प्रत्यक्ष प्रमाण में उसके उस दोनों का ग्रहण होता है, परंतु फोकस विशेषात्मा में रहता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसी संदर्भ में बात आती है अलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः और बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। ये तो यही है। अगला एक आता है आगे, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ठीक है। अब अच्छा ये देखिए अनुमान में क्या होता है। अभी इतना ही समझ लीजिए कि अनुमान में भी हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, परंतु वस्तु के ज्ञान में कौन सा एस्पेक्ट प्रीडोमिनेंट रहता है? सामान्य। वहाँ भी एक आकार बनता है। अच्छा, आगम में क्या होता है? हम वस्तुओं को कैसे जानते हैं? हमेशा हम प्रत्यक्ष से तो नहीं जानते हैं। प्रत्यक्ष से हम कितना कम जानते हैं वास्तव में। जो कुछ भी नॉलेज है वो परसेप्चुअल कहाँ है? अधिकांश तो हम शब्द से जानते हैं, हिस्ट्री से, ट्रेडिशन से, किसी ने कह दिया। हाँ, तुम्हारे परदादा का नाम क्या था? अगर तुम जानती हो तो तुमने देखा है, पिताजी ने कहा है तभी जानते हो। गांधी जी के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो शब्दों से जानते हैं। तो अधिकांश तो हम शब्दों से जानते हैं। अब यहाँ एक बात कह रहा है कि सबसे पहले जो जानता है, किसी ने कह दिया कि देखो पर्वत पर अग्नि है। अब ये वह व्यक्ति जो पर्वत की ओर से आ रहा है मेरे लिए आप्त है। वो कौन है? आप्त है। उसने तो देखा ना, उसको ज्ञान या तो अनुमान से प्राप्त हुआ या प्रत्यक्ष से प्राप्त किया। तो आप्त व्यक्ति ने तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से किसी वस्तु का बोध प्राप्त किया और वह आपको सूचना दे रहा है।
तो आप तक क्या पहुंचा? सेंटेंस पहुंचा। आप तक क्या पहुंचा? सेंटेंस पहुंचा। अब सेंटेंस को सुन करके भी एक उस वस्तु के आकार से आकारित एक आकार बन जाता है उसका, उसको कहते हैं आगम वृत्ति। क्या कहते हैं उसको? आगम वृत्ति। ये आइडिया है। और इसमें भी सामान्य अंश का ही बोध होना चाहिए। इस तरह से कितने प्रमाण हो गए? 3 प्रमाण हो गए। ये तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, इतना हम कर गए थे ना। अच्छा, दूसरा क्या है? विपर्ययो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। विपर्ययो ज्ञान। मिथ्या ज्ञानम, इसका अर्थ क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञान है। हाँ, विपर्य वृत्ति क्या है? मिथ्या ज्ञानम, जो नहीं है उसको ज्ञान समझ लेना, उसको ट्रू समझ लेना। अब इसको सूत्र से समझना है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, ये सूत्र याद होने चाहिए धीरे धीरे करते करते। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, देखिए विपर्ययो उस दिन हमने किया था। विपर्ययो यहाँ क्या हो गया? संधि है ना। मिथ्या ज्ञानम, ये है, सिंपल है। विपर्य इज इनकरेक्ट नॉलेज। क्या है? इनकरेक्ट नॉलेज इज क्या है? विपर्य है। अगर आपने रज्जू को रज्जू देखा तो वह प्रमा है। अगर रज्जू को सर्प के रूप में देखा, विपर्य ज्ञान है, अविद्या है वो। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें लिखा आ तद रूप प्रतिष्ठम। अतद रूप प्रतिष्ठम। तत् रूप माने किसी भी वस्तु, तत् माने कोई वस्तु, उसका एक रूप होता है। जब मैं रज्जू को रज्जू के रूप में देखता हूं तो मेरा ज्ञान कैसा है? तत् रूप प्रतिष्ठ है। जो वस्तु का जैसा रूप है उसमें प्रतिष्ठित है मेरा ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें प्रतिष्ठित हो जाती है। तो आ तत्रूप प्रतिष्ठम। इसमें एक अनुवाद में लिखा रहा था, इनकरेक्ट नॉलेज इज नोइंग ए थिंग टू बी व्हाट इट इज नॉट। हाँ, देखो फिर लिख लीजिए, इनकरेक्ट नॉलेज इज नोइंग ए थिंग टू बी व्हाट इट इज नॉट। Incorrect knowledge is knowing a thing to be what it is not. Suppose there is a rope before me. And वो क्या है? रोप है। And वो क्या नहीं है? सर्प नहीं है। तो जो सर्प नहीं है उसको उसमें प्रतिष्ठित हो गया है। Knowing a thing, knowing a thing to be what it is, तो क्या है? नहीं मैडम, क्या है? knowing a thing to be what it is, वो तो क्या है? वो तो वैलिड नॉलेज है। knowing a thing what it is to be what it is not, अगर इस तरह से करें। अतद रूप प्रतिष्ठम। इसकी भाष्य को पढ़ लेंगे। अभी इतना सूत्र को ही समझ लीजिए। मैं समझा पाया सूत्र को? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तत् रूप प्रतिष्ठम, ये है। तीसरा क्या है? देखिए, विकल्प। याद आ रहा? विकल्प क्या था? ऑप्शन। देखिए, जैसे मैंने कहा पॉट, ठीक है ना, तुमको एक आइडिया आया। मैंने कहा पॉट, मैंने कहा माउंटेन, एक एक आइडिया आ रहा ना। ये शब्द का अनुपतन हो रहा है, मतलब फॉलोइंग ए वर्ड, एक कॉग्निशन इज अपीयरिंग इन माई माइंड फॉलोइंग ए वर्ड। तो
एक शब्द का प्रयोग है शब्दानुपाति। क्या शब्द है? शब्दानुपाति। अनुपतति माने फॉलो करता है। नॉलेज विच फॉलोज दी वर्बल फॉर्म। हाँ, वर्बल मतलब एक लिंग्विस्टिक अटरेंस को आपने सुना, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक रेफरेंट भी है। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रेफरेंस एंड रेफरेंट। रेफरेंस तो है लिंग्विस्टिक अटरेंस और रेफरेंट माने जो उसको डिनोट करता है। द पॉट इज ए लिंग्विस्टिक अटरेंस। द वर्ड पॉट इज grasped by me through my इसको क्या कहते हैं? Ears. And the pot entity is perceived, is grasped by me through my eyes. दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो जैसे ही मैं शब्द को सुन करके एक किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उस ज्ञान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? शब्दानुपाति ज्ञान है। कैसा ज्ञान है वो? शब्दानुपाति। परंतु कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी है ना। मोबाइल एक शब्द है, मोबाइल शब्द का एक रेफरेंट ही है। प्रीति शब्द है, प्रीति शब्द की एक रेफरेंट है। माउंटेन शब्द है, माउंटेन शब्द का रेफरेंट है। परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनने के पश्चात एक आइडिया तो फॉर्म हो जाता है, परंतु बाहर एक्सटर्नली कोई एंटिटी अवेलेबल नहीं होती है। पूछिए कैसे? उस दिन एग्जाम्पल दे रहा था ना, सिटी ऑफ कैलकाटा। सिटी ऑफ कैलकाटा, ये ऑफ किसे कहते हैं? फादर ऑफ राम। फादर ऑफ राम। राम एक अलग एंटिटी है, फादर एक अलग एंटिटी है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को मैं किस शब्द से कहता हूँ? ऑफ। राम का पिता, ये तीन शब्द हैं। राम शब्द का रेफरेंट राम है, पिता शब्द का रेफरेंट पिता है, दशरथ है ना। ये जो का शब्द का रेफरेंट कौन है? द रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। परंतु सिटी ऑफ कैलकाटा जब मैं कह रहा हूँ, सिटी और कलकत्ता अलग अलग हैं क्या? सिटी ऑफ कलकत्ता का मतलब होता है ए सिटी कॉल्ड, क्योंकि वो दो है ही नहीं। दो होगा तो षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति संस्कृत में कब होती है? जब दो संबंधी होते हैं। दो संबंधी है ही नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बाहर है ही नहीं, वस्तु शून्य है। परंतु डे टू डे लिंग्विस्टिक बिहेवियर में इस तरह के प्रयोग होते हैं। आप क्या कहते हो? मेरी आत्मा। मेरी आत्मा कहते हो ना आप, यू आर द आत्मन, फिर भी आप मेरी आत्मा कहते हो, है ना। मेरी आत्मा कहते हो क्योंकि मैं आत्मा हूँ, पर मैं कहता हूँ क्या क्या कहता हूँ? मेरी आत्मा। इसका मतलब जैसे मैं कोई अलग चीज़ हूँ, आत्मा कोई अलग चीज़ है। ठीक सर, आपने एक एग्जांपल दिया था दोबारा, कृष्णा इज अ ब्यूटी, कौन सा एग्जांपल? अच्छा, उस दिन हाँ, कि ओशो रजनीश का वाक्य है कि सारे देवता तो ब्यूटीफुल हैं, पर ऑल गॉड्स आर ब्यूटीफुल, but कृष्णा इज नॉट ब्यूटीफुल, कृष्णा इज ब्यूटी। हम आनंदमय हैं, ब्रह्म आनंद है, तो आनंदी भवति। हमारा आनंदमय से आनंद हो जाना ही मोक्ष है, ये आइडिया है। और इसी को लेकर के तो वस्तु शून्य है जहाँ पे वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है मतलब, पर हम मान लेते हैं कि वस्तु है, वो मतलब वो मिथ्या। हमें मालूम है कि वस्तु है नहीं, फिर भी लिंग्विस्टिक बिहेवियर होता है, चलता है, व्यवहार चलता है, व्यावहारिक सत्य ये है। ठीक है ना। इस तरह की वृत्ति को एक तरह का कॉग्निशन तो है ना सर। ये एक तो क्या है कि देखिए, पहला है सर्प को नहीं, पहला है रज्जु को रज्जु के रूप में जाना, एक है रज्जु को सर्प के रूप में जाना। पहला प्रमाण है, दूसरा विपर्य है। विपर्य ज्ञान के साथ क्या दिक्कत क्या है? प्रमाण के साथ तो जो सब्सिक्वेंट नॉलेज से प्रमा बाधित नहीं होती है। अगर ये मोबाइल है, मुझे अगर इसके मोबाइल होने का ज्ञान हुआ है, तो बाद में जितने भी ज्ञान होते चले जाए, इसका मोबाइल होना ज्ञान बाधित नहीं होता है ना। ये कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं होता है। परंतु अगर मैं रज्जू की जगह सर्प को देखता हूँ, भाग जाऊंगा कमरे से। हाँ, भाग जाऊंगा। बाद में लाइट अगर अच्छी हो जाए तो मुझे ये ज्ञान मेरा बाधित हो जाता है।
विपर्यय knowledge is contradicted by the knowledge and the valid cognition is never contradicted by the subsequent knowledge. इन दोनों में ये है. विकल्प में क्या देखिए, इसकी न तो बाधा होती है, कभी भी बाधा नहीं होती है. अगर बाधा हो जाती है तो मैं इसको किस में इंक्लूड कर सकता था? विपर्यय में. और बाधा कभी नहीं होती, प्रमाण में कर सकता था. इन बिटवीन है. ऐसी वृत्ति को क्या कह देते? विकल्प वृत्ति. मतलब शब्द का होना और वस्तु का ना होना. हाँ हाँ, शब्द का होना और व्यवहार भी चलना, हाँ. पर वस्तु का नहीं होना. ये विपर्य विकल्प. देखिए एक शब्द का प्रयोग है, राहु है ना. भानु शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या बनता है? भानो. भानो. गुरु का गुरु. गुरु. तो एक शब्द है राहु शिरः. क्या अर्थ है इसका? राहु का शिर. अब भारतीय पौराणिक व्यवस्था को जो जानते हैं उनको मालूम है राहु कौन होता है. राहु की पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें हैं? मैं हूँ, मेरा ही सर है. राहु किसको कहते हैं? राहु केवल सर को ही राहु कहते हैं. तो राहु का सर कैसे कह सकते हैं? राहु ही सर है, परंतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है. तो इंडियन माइथोलॉजी को जानने वाले लोग कहते हैं कि हाँ है, समझते हैं. और सबसे अच्छा उदाहरण सिटी ऑफ कैलकाटा है. सिटी ऑफ कैलकाटा के ऑफ कैसे कह सकते हैं आप? मैं ये तो कह सकता हूँ कि ए सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कह सकता हूँ. सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर नॉट सो ब्यूटीफुल. अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप कह सकते हैं, है ना. तब उत्तर प्रदेश ऑफ उत्तर प्रदेश हो थोड़ी हो सकता है, पर सिटी ऑफ कैलकाटा तो हम कहते हैं. ऐसे ही एक शब्द का और प्रयोग है. पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? निर्विशेषणक है. निर्विशेषणक का मतलब निर्धर्मक है. पुरुष के कोई फीचर्स नहीं है. इट इज ए फीचरलेस एंटिटी. ठीक है ना. इसीलिए ब्रह्म के संदर्भ में ब्रह्म को सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी आदि भी कहना ठीक नहीं है. प्रमाता भी कहना ठीक नहीं है. जैसे ही हम प्रमाता कहते हैं, ये नोअर, जिसका मतलब नॉलेज से युक्त है वो, तो ब्रह्म किसी भी फीचर से युक्त नहीं है. वो कैसा है? वो फीचरलेस एंटिटी है. अगर ऐसा है तो उसमें कोई क्रिया भी नहीं है. तो पुरुष में कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है. पुरुष कैसा है? निष्क्रिय. तो पुरुष में कोई क्रिया नहीं है तो मैं उसको क्या कह देता हूँ? निष्क्रिय. उसका कोई विशेषण नहीं है. क्रिया भी तो एक विशेषण है ना. निष्क्रिय पुरुषः. अगर मैं ऐसा कहता हूँ, आप कहिए कि भाई ये भी तो आप विशेषण बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं. कैसा है पुरुष? निष्क्रिय है. स्वयं निष्क्रिय शब्द जो है उसका एक फीचर बन रहा है. इस तरह के प्रयोग होते हैं, जबकि हमको मालूम है कि इसमें दो एंटिटीज नहीं है कि बीच में ऑफ का प्रयोग हो. इस तरह से ना, इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए प्रोबेबली. हाँ, लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर में ये होता है. विशेष रूप से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहाँ, संबंध का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो संबंधी होते हैं. एक ही में ऑफ का प्रयोग हो नहीं सकता है. परंतु ऑफ का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कितनों में होगा? कम से कम दो में होगा. अगर दो एंटिटीज नहीं है तो रिलेशनशिप का कोई आइडिया वहाँ होता नहीं है. जब आइडिया नहीं है तो ऑफ का प्रयोग कैसे हो सकता है? परंतु हम डे टू डे लिंग्विस्टिक बिहेवियर में ऐसा प्रयोग करते हैं. इसको कहते हैं क्या? विकल्प. तो सूत्र से समझ जाइएगा बार बार. शब्दानुपात वस्तु शून्यो. सबके पास है किताब? शब्दानुपाति. मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिखने से भी सुविधा होती है. शब्दानुपाति. शब्दानुपाति का अर्थ क्या है? शब्द का अनुपतन करने वाला, शब्द को फॉलो करने वाला. शब्दानुपाति. एक और शब्द है वस्तु शून्यो. वस्तु शून्यो विकल्पः. थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा. शब्दानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः. मोनोटोनी को तोड़ने के लिए एक बार बताइए कि चित्त की भूमियाँ कितनी होती है? 5.
5 क्या क्या? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। निरुद्ध और निरुद्ध इतने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रमाण कितने होते हैं? 3 इससे पहले चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? 5 क्या क्या? शिफ्ट नहीं, नहीं, वृत्तियां। वृत्तियां प्रमाण प्रमाण, विपर्य, विकल्प, विकल्प, स्मृति, स्मृति, निद्रा स्मृति। निद्रा स्मृतयः। स्मृति शब्द का बहुवचन क्या होगा? स्मृतयः, स्मृतयः। ठीक है ना। अच्छा, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 3 क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुभव, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान, आगम। प्रमाण। प्रत्यक्ष की परिभाषा जान गए, अनुमान की परिभाषा जान गए, आगम की परिभाषा जान गए। हाँ, विपर्यय की परिभाषा क्या है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम। पर मिथ्या ज्ञानम को एक क्वालिफाई किया गया, अतत् उपप्रतिष्ठम, अतत् रूप रूप उपप्रतिष्ठम, अतत् रूप प्रतिष्ठम। उसके बाद क्या है? विकल्प विकल्प, मतलब सर ये जो क्षिप्त मूढ़म ये चित्त की वो है, स्टेट्स है। स्टेट्स है। हाँ, चित्त किस भूमि में खड़ा हुआ है। अच्छा, और ये उसके वो गए वृत्तियां हुई। कई बार हम सामान्य रूप से अरे उसका तो स्तर बहुत ऊंचा है कह देते हैं ना सर, इसका मतलब उस कहाँ स्टैंड कर रहा है। एकाग्र चित्त वाला है हाँ, या चित्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक स्टूडेंट्स के आते हैं 50% मार्क्स, एक के आते हैं 60% मार्क्स, एक के आते हैं 70% मार्क्स और एक के आते हैं 80% मार्क्स। हम कह सकते हैं कौन स्टूडेंट कहाँ खड़ा है, मार्किंग यही तो है। चित्त का ग्रेडेशन इसी आधार पर तो होता है। तो चित्त सात्विकता की दृष्टि से जितनी ऊपर की भूमि में है, समाधि उसके लिए उतना ही और एक तरफ से एक कॉन्टिन्यूम है ये तो समझने के लिए 5 हाँ। विभाग की है, पर कॉन्टिन्यूम है ये। कंटिन्यू है, ये वर्ग है बस। ये तो वृत्तियां तो है नहीं, घट वृत्ति, पट वृत्ति, अनेक वृत्तियां हैं। हाँ, ऑल वृत्तिज कैन बी ग्रुप्ड इन दीज 5 कैटेगरीज, ये आइडिया है। तो शब्द ज्ञानानु नहीं, यहाँ शब्दानुपाती लिखा है, शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। और एक शब्द है, देखिए अगला क्या है? निद्रा। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिर निद्रा। देखिए निद्रा किसे कहते हैं? अभाव। ये सूत्र और ज्यादा व्याख्यान की जरूरत है, परंतु अभी हम इतना ही कर लें। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। एक एक को डिफाइन किया जा रहा है। ये सब के सब नॉलेज सिचुएशंस हैं। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिर निद्रा। तो अब ये जितनी भी वृत्तियां हैं सबके सब क्या है? मेंटल एक्टिविटी है। प्रमाण इज ए मेंटल एक्टिविटी, विपर्य इज ए मेंटल एक्टिविटी, विकल्प इज ए मेंटल एक्टिविटी, निद्रा इज ऑल्सो ए मेंटल एक्टिविटी। सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं? निद्रा में एक्टिविटीज नहीं होती है, निद्रा में कोई ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मेंटल निद्रा में क्या होता है कि माइंड इज एंगेज्ड समवेयर। इट इज नॉट द केस दैट माइंड इज नॉट एंगेज्ड। whenever mind is engaged somewhere it causes mental activity. Nidra is also a kind of mental activity that has to be accepted. कैसे कि बिना एक्टिविटी के आप प्रातः काल जब जगते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? मैं सुखपूर्वक सोया। इसका मतलब while sleeping I was experiencing happiness, सुख। इसका मतलब सुख was the content there. My sentence इस बात को इंडिकेट करता है कि जब मैं स्लीप में था, डीप स्लीप में, तब मैं मेरा माइंड कहीं ना कहीं एंगेज था। तो वृत्ति का मतलब ही होता है एंगेजमेंट ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो अभाव, एब्सेंस, उस समय मैं एब्सेंस का अनुभव कर रहा था। अभाव प्रत्यय आलम्बना, इसकी व्याख्या और लंबी करूंगा मैं, परंतु इसमें एक वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए इससे पहले वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनमें से केवल निद्रा शब्द का जब निद्रा रूपी चित्तवृत्ति का लक्षण दिया जा रहा है उसमें वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब पतंजलि के समय में ही इस बात को लेकर के लोग डिबेट कर रहे थे कि निद्रा इज नॉट ए वृत्ति। निद्रा के वृत्तित्व को सभी दार्शनिक लोग स्वीकार
नहीं कर रहे थे। ऐसे में पतंजलि अपना मत शक्ति के साथ रख रहे हैं, कह रहे नहीं भाई वृत्ति है ये, नहीं तो वृत्ति शब्द कहने की क्या जरूरत है, वृत्ति को एलिस्टिंग कर रहे हो भाई, दीज आर दी वृत्तिज, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, फिर इसको निद्रा वृत्ति कहने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि वृत्तियों को एनालिस्ट किया जा रहा है। इसी फोकस देने के लिए कि भाई निद्रा भी एक वृत्ति है। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति ही निद्रा। अच्छा, अंतिम क्या है? स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषः विषय असंप्रमोषः असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय, सिंपल सी भाषा में बात कहें, एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्सपीरियंस्ड, अनुभूत विषय माने एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट। ये वृत्ति क्यों हुई? अभाव। अच्छा, अगर स्मृति है तो वृत्ति है, स्मृतियां भी खत्म हो जानी चाहिए जब योग में है तो। स्मृति भी वृत्ति है। स्मृति में और अनुभव में क्या अंतर होता है? अनुभव में जब आप किसी वस्तु का अनुभव करते हैं ना, मान लीजिए कि आप फेस टू फेस ताजमहल के खड़े हैं, ठीक है ना, तो आप यू आर डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ताजमहल। ये तो अनुभव। अहम ताजमहलस्य अनुभवम करोमि, ताजमहलम अनुभवामि, है ना। तो ताजमहल इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू, so this is a presentative knowledge because a particular entity is being presented to your mind। अच्छा, फ्रेश एंटिटी है ना। पहली बात, जब अनुभव में क्या होता है कि आई नो दी ऑब्जेक्ट अफ्रेश, अनुभव में ये होता है। स्मृति में क्या होता है? ऑलरेडी नो, आई नो द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। यही तो अंतर होता है। इसका मतलब क्या है? न्याय वैशिष्ट की प्रक्रिया है कि जब मैं किसी वस्तु का अनुभव करता हूँ तो उस अनुभव के तो कुछ क्षण होते हैं, उसके बाद उस वस्तु का संस्कार मेरे चित्त में आ जाता है। अवचेतन मन में उसके हजारों संस्कार मेरे अवचेतन मन में पड़े रहते हैं। कभी कभी उसको संस्कार कहते हैं। वह संस्कार अगर उद्बुद्ध हो जाए फिर से वो वस्तु आपके मानस में दोबारा से आ जाती है ना। तो उसको स्मृति कहते हैं। तो अगर अनुभव को प्रेजेंटेटिव नॉलेज कहते हैं आप, तो स्मृति को क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज। द एंटिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड टू यू, टू माय माइंड। इट इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड टू मी अफ्रेश। यही तो अनुभूत विषय। अनुभूत विषय माने एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक शब्द का प्रयोग मैं उस दिन भी बता रहा था, मुश का अर्थ क्या होता है? मूषक को सब जानते हैं। मूषक किसे कहते हैं? चूहे को। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुष्णाति माने चोरयति। मुष धातु का अर्थ होता है चुराना। चुराना, इसलिए चुराता है, गणेश जी का प्रसाद चुराता है। महर्षि दयानंद की कथा में तो वही है ना कि वो बालक थे, जब रात्रि को शिवरात्रि के दिन उनके पिताजी ने कहा था कि रात भर बैठ करके उपवास करो और शिव की अर्चना करो। तो सभी लोग मंदिर में धीरे धीरे पूजा करते करते, प्रेयर करते करते सो गए। बालक, उसका नाम था मूल शंकर। यही कहानी है, मूल शंकर। वो देखते हैं ऊँगते हुए कि कुछ चूहे आते हैं और गणेश जी के या शिव जी के सारा प्रसाद धीरे धीरे चुरा करके ले जाते हैं। तो महर्षि दयानंद को ये आइडिया हुआ कि शिव अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो ये तो वास्तविक शिव हो नहीं सकते, मुझे तो सच्चे शिव की तलाश है। यहीं से आइडिया लिया उन्होंने। ये सच्चा शिव नहीं हो सकता है, सच्चा शिव तो कुछ और है। फिर अंत में उन्होंने निर्मोह ब्रह्मवाद का वो किया।
है ना। तो मुश का मतलब क्या होता है? चुराना, इसलिए उसको मूषक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, मूषः माने चुराया जाना, मूषः, और प्रमूषः माने प्रकृष्ट रूप से चुराया जाना, लॉस हो जाना चीज़ें। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी वस्तु का मैंने अनुभव किया और वो वस्तु पूरी तरह से मेरे दिमाग से चली जाती है, तो लॉस हो गया वो। तो ताजमहल को आपने अनुभव किया, अनुभव का विषय अगर स्मृति में बना रहा है तो नॉन लॉस है ना वो। तो मोश का मतलब चुराया जाना, लूज कर जाना, प्रकृष्ट रूप से लूज कर जाना, लूजिंग कंप्लीटली। हाँ, मैं अपना अनुवाद कर रहा हूँ, लूजिंग कंप्लीटली। सम प्रमोश माने लूजिंग नॉट ओनली कंप्लीटली बल्कि वेरी कंप्लीटली। सम प्रा दोनों उपसर्ग है ना, संप्रो सम सम्यक तरीके से। ऐसा जैसे समाधि में दो शब्द हैं, सम और आ। सम तो कहता है क्वालिटेटिव, अधिकता को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिवली वो बहुत ज्यादा होना, और आ कहते हैं क्वांटिटी की दृष्टि से। प्रचुरता के दो आयाम हो सकते हैं ना, प्रचुरता के दो आयाम हो सकते हैं कि क्वालिटी की दृष्टि से जो प्रचुर है और क्वांटिटी की दृष्टि से जो प्रचुर है। तो सम आधि समाधि। इसी तरह से यहाँ सम और प्रा, इनमें से एक उपसर्ग को तो मैं क्वालिटेटिवली और दूसरे को क्वांटिटिवली कह सकता हूँ। तो सम प्रमोश माने लूजिंग एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, वेरी कंप्लीटली। अच्छा, उसका भी नेगेशन करो, असंप्रमोश, असंप्रमोषः माने कीपिंग इट कंप्लीटली, टाइटली, कंप्लीटली कह दीजिए। मतलब संप्रमोश का जो उल्टा है वो असंप्रमोश है। इसका मतलब नॉन लॉस, लॉस नॉन, इन्होंने ऐसा अनुवाद किया, मुझे अच्छा लगा, नॉन लॉस, नॉन लॉस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट। मैं लाइन लिखवाई देता हूँ जो मैं जहाँ से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। मेमोरी इज द नॉन loss of the objects of experience. Object of experience. हाँ, है ना, not losing an object of experience। इसका मतलब remaining with the object of experiencing. How can I remain with the object of experience? When I do not forget it, when I remember it, the object is presented before me once again. इसको स्फुरणा कहते हैं। वस्तु स्फुरणा में भवति। यदा अहं वस्तुनः प्रत्यक्षम् अनुभवं करोमि तदापि वस्तुनः स्फुरणा भवति। यदा अहं वस्तुनः प्रत्यक्षम् अनुभवं न करोमि, स्मरणमेव करोमि, तदापि वस्तु मम पुरस्तात् समागत्य स्फुरितं भवति, है ना। वस्तु तो स्फुरित होती है। तो ये आइडिया है। अच्छा, अब ये सोचने की बात है कि दीज आर दी मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज आर अवेलेबल ओनली इन दीज 5 फॉर्म्स। अब मेंटल एक्टिविटी को मैं क्या करूँ? मेंटल एंगेजमेंट। अच्छा, मेंटल एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई तो कंटेंट होना चाहिए। बिना कंटेंट के मेंटल एंगेजमेंट कहाँ होगा? माइंड को कोई ना कोई सहारा चाहिए जहाँ एंगेज होने के लिए। तो व्हेन माइंड इज एंगेजिंग इटसेल्फ समवेयर, उसको कहते हैं मेंटल एक्टिविटी, उसी को कहते हैं चित्त वृत्ति। ये सब के सब नॉलेज इवेंट्स हैं, ये सब के सब नॉलेज एपिसोड्स हैं। प्रत्येक चित्तवृत्ति ये ज्ञान है किसी न किसी रूप में। पहला क्या था? वास्तविक ज्ञान था, यथाभूत ज्ञान था। दूसरा यथाभूत जो नहीं था वो उल्टा था। तीसरा वस्तु के बिना का ज्ञान था। चौथे में अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति थी। पांचवें में जो वस्तु पहले अनुभव की गई थी उसी वस्तु का दोबारा से ज्ञान हो गया था। तो इसको कंटेंट कहते हैं। थोड़ा सा हमारे पास समय है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो मुझे एक बार बता दीजिए, क्या क्या पढ़ा? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम्। योगानुशासनम्।
दूसरा सूत्र क्या है? योग चित्त वृत्ति योगा चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा सूत्र क्या है? तदा तदा स्वरूपे अवस्थानम रूपे तदा अवस्थानम द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। और चौथा सूत्र क्या था? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पहले में एक तीसरे सूत्र में तदा शब्द है। तदा शब्द का अर्थ क्या है? तब कब? जब जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब उसका लाभ क्या है? स्वरूपे अवस्थानम। स्वरूपे, मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता हूँ। आई एम द सीयर, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, आई बिकम totally grounded in my own form. In other situations, I am at a loss. क्या होता है कि मैं अपने स्वरूप में अवस्थित होता हूँ तो मैं मुक्त हूँ। मुक्ति किसे कहते हैं? जो प्योर कॉन्शियसनेस अवस्था में बना रहे, वही उसका मोक्ष है। और प्योर कॉन्शियसनेस अपने स्वरूप में ना रहे और माइंड को अपना व्यक्तित्व समझ ले, बॉडी को अपना व्यक्तित्व समझ ले, इसका मतलब ही इज मिस्टेकिंग हिज आइडिया, हिज इंडिविजुअलिटी। उसको क्या कहते हैं? ही इज डिल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, है। आइडेंटिफिकेशन। हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन कर रखा किसके साथ? सेल्फ के साथ। आप सबने अशोक चक्रधर का नाम सुना ना? अशोक चक्रधर हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, यहाँ जामिया मीडिया में थे सर, टीवी पे बहुत आते हैं। उनकी बहुत बचपन में कविता सुनी थी, उसका सारांश मुझे याद है। वो कहते हैं कि एक कोई मिस्टर राणा थे। क्या थे? मिस्टर राणा। और वो बाई मिस्टेक किसी अविद्या की वजह से अपने आप को गेहूं का दाना समझ बैठे। मिस्टर राणा ने अपने आप को क्या समझ लिया? गेहूं का दाना। तो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले दिया गया और उनकी चिकित्सा हुई। अंत में वो ठीक हो गए और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि उनको अपने मिस्टर राणा होने का बोध हो गया। किस वजह से बोध हुआ? डॉक्टर ने उनको विद्या दी, उनको अपने रियल अपने फॉर्म का पता लग गया। परंतु वो तात्कालिक था। कुछ दिनों के बाद मिस्टर राणा ने फिर आकर के खिड़की खटखटाई, दरवाजा डॉक्टर का। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ मिस्टर राणा? फिर समझ बैठे क्या अपने आप को गेहूं का दाना? तब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप जैसे महान डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, मैं तो मिस्टर राणा हूँ, अपने आप को कैसे गेहूं का दाना समझ सकता हूँ? परंतु मेरी दूसरी समस्या है, आपने मेरा इलाज किया है, इस चूहे का तो इलाज नहीं किया। ये तो मुझे अभी भी गेहूं का दाना समझ रहा है और मेरे को देखते ही भागता है, तो मैं डर के मारे भागता भागता यहाँ आया हूँ। इसका मतलब अभी भी वो उसकी विद्या स्थायी विद्या नहीं थी, अपने आप को अभी भी गेहूं का दाना समझ रहा है। अगर हम माइंड को, बॉडी को अपना व्यक्तित्व समझ लेंगे तो हम इसी तरह से दुखी होते रहेंगे, इसी तरह से दरवाजा खटखटाते रहेंगे, इसी तरह से डॉक्टर को डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए नॉलेज इज द की। अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? इसलिए मैडम ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 5 वृत्तियां हैं ना, इनमें से दूसरी वृत्ति क्या है? विपर्य है। और वही उसी को मिटाना है। और उसको मिटाया कैसे जा सकता है? विद्या। अंधकार को कैसे मिटाया जा सकता है? प्रकाश। तो विद्या की जरूरत है। तो चित्त की वृत्तियां 3-4-5-7 मिनट और हैं। चित्त की वृत्तियां जो है ना, कितनी बताई गई है? 5। उन 5 में से चित्त की वृत्तियों को क्या कहा गया था? अगला सूत्र बताइए। क्लिष्ट क्लिष्ट करते। हाँ, अगला सूत्र बताओ। क्लिष्ट अक्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः। पंचतयः माने ऑफ 5 काइंड्स। पंचतयौ पंचतयः। नदी नद्यौ नद्यः। वृत्ति वृत्ति वृत्तयः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः। इसका मतलब ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं और तो 5 × 2 10 अक्लिष्ट भी हो सकती है। मतलब ये प्रत्येक जो है 2 रूपों में उपलब्ध होता है। अब ये सोचने की बात है कि विपर्य वृत्ति भी कैसे अक्लिष्ट हो सकती है। इन वृत्तियों का प्रयोग अगर योग के लिए कर रहे हैं आप, तामसिक वृत्ति भी आवश्यक है जीवन में। योगी को भी सोना होता है ना, योगी को भी चलना फिरना होता है ना, ठहरना होता है ना कहीं। तो ठहरने के लिए क्या जरूरत है? तमस की जरूरत है। चलने के लिए किसकी जरूरत है? रजस की जरूरत है।
जानने के लिए किसकी जरूरत है? सत्य। सत्व की जरूरत है। जीवन में ये सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की आवश्यकता होती रहती है। अगर तमस निद्रा भी योग में सहायता करे तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। ठीक है ना? अब आप बताइए सर, अगर मैं आपके सामने पुरुष के बारे में बताना शुरू करूंगा, पुरुष का व्यक्तित्व कैसे है, इन शब्दों का प्रयोग करूंगा ना, पुरुषस्य चैतन्यम, मैं आपको कहूँगा थिंक, मतलब अपने मन को पुरुष की चेतनता पर लगा दो। मान लीजिए मैं आपको ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पुरुष की चेतनता पर अपने मन को केंद्रित कर दो। मैं कह रहा हूँ ना पुरुष की चेतनता, फॉर द टाइम बीइंग आप मान के चल रहे हैं ना, तो विकल्प वृत्ति की भी मिथ्या ज्ञान दे रहा हूँ पर उसका फायदा हो रहा है उसके थ्रू। असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। भर्तृहरि कहते हैं कि इन ए गिवन सेंटेंस जो इंडिविजुअल जो वर्ड एंटिटीज है ना वो सब फॉल्स है, असत्य है। सेंटेंस में ये बताइए आइडिया किससे कन्वे होता है? आइडियाज आर ऑलवेज कन्वेड बाई दी सेंटेंसेज, नॉट दी वर्ड्स। इंडिविजुअल वर्ड्स, नॉट बाई द इंडिविजुअल वर्ड्स। इंडिविजुअल वर्ड्स का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं भर्तृहरि। आज की लिंग्विस्टिक्स में भी एक बात कही जाती है। इसका मतलब इंडिविजुअल वर्ड्स की जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं ना, वो क्यों पढ़ते हैं फिर? तो एक असत्य है, परंतु असत्य मार्ग से भी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसको मैं विद्यार्थियों को ऐसे समझाता हूँ कि इसमें मैं दिल्ली का मैप बनाऊं और एक एक गली को, दिल्ली की गली को आपके सामने समझाऊं। अब मैं कहूँ ये रही दिल्ली, आप जानते हैं दिल्ली नहीं है, ये रहा मेहरौली का रास्ता, ये यूनिवर्सिटी की ओर है। ये सब के सब असत्य है ना, परंतु दिल्ली को समझने में इस असत्य की सहायता ली जा सकती है ना। ऐसे ही क्लिष्ट वृत्ति वो वृत्तियां हैं जो योग में सहायता नहीं करती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां वे वृत्तियां हैं जो योग में सहायता करती हैं। प्रश्न यह है कि क्लिष्ट का मतलब है क्लेश युक्त, अक्लिष्ट का मतलब है क्लेश नहीं। प्रश्न किसका आ जाता है अब यहाँ? क्लेश क्या है? क्लेश क्या है ना? अब मैं 3-4 लाइन लिख करके फिर मैं क्लास को बंद करता हूँ। अगली बार हम क्लेश को पढ़ेंगे, जिनकी वजह से ये चित्तवृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्टियाँ होती है ना, तो वो क्लेश क्या है? तो क्लेश में है, देखिए अविद्या, अविद्या अस्मिता, हाँ, राग द्वेष अभिमान। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंचक्लेशाः। क्लेश कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या बताएं? अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। देखिए अविद्या क्या है? इनकरेक्ट नॉलेज, जिसको विपर्य कह रहे थे अभी आप। अविद्या, ठीक, अविद्या। अच्छा, अविद्या के बाद क्या है मैडम? संधि है ना? अस्मिता। अस्मिता। अस्मिता का लिटरल मीनिंग क्या है? आईनेस। अस्मि किसे कहते हैं? अस्मि मैं हूँ। आईनेस, ईगो। और वो ईगो जिसको हम डे टू डे लाइफ में ईगो कहते हैं ना, वो नहीं, मेटाफिजिकल ईगो। अभी बताते हैं इसको ना। अविद्या, अस्मिता, ईगो। आईनेस कह लीजिए, ईगो कह लीजिए। राग किसे कहते हैं? अटैचमेंट। द्वेष किसे कहते हैं? एवर्शन। और भी कोई शब्द है? रिपल्शन, एवर्शन। द्वेष। अभिनिवेश किसे कहते हैं? फियर ऑफ डेथ, Fear ये of शरीर death. के साथ अटैचमेंट। हाँ, टू मच अटैचमेंट विद द बॉडी। टू मच अटैचमेंट विद द बॉडी कब हो सकता है? जब मुझे बॉडी के वास्तविक धर्मों का ज्ञान ना हो। द्वेष क्या होता है? द्वेष, एवर्शन। एवर्शन, रिपल्शन। राग क्या बताया सर? अटैचमेंट। अटैचमेंट। ठीक है ना?
अच्छा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये कब होता है? राग किसे कहते हैं? किसी वस्तु से मुझे सुख मिला, मैं उस वस्तु के प्रति क्या हो जाता हूँ? अटैचमेंट हो जाता हूँ, अटैचमेंट मेरा हो जाता है, ठीक है ना? न केवल उस वस्तु के प्रति होता है, उसकी मेमोरी के प्रति भी होता है, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं जिस वस्तु से मुझे सुख मिल रहा है। परिभाषा पहले इसकी दे देता हूँ, ये सरल है। राग किसे कहते हैं? सुखानुशायी, रागा दुखानुशय। सुखानुशायी, सुख का अनुशय करने वाला, सुखानुशायी। व्याख्या मैं अगली बार करूंगा। ये अगर ये सूत्र अगर परिचित हुए होंगे ना, उस बार सुविधा होगी, लिख लीजिएगा। सुखानुशायी रागा। क्या अर्थ होता है? अनुशायी माने फॉलो करना। तो इसका मतलब राग में अटैचमेंट इज दैट विच फॉलोज दी, क्या कहना चाहिए सुख को? प्लेजर। प्लेजर। प्लेजर, किसी से भी मुझे प्लेजर मिला, बड़ा अच्छा वाक्य पढ़ा मैंने कि प्लेजर और जॉय में क्या अंतर होता है? प्लेजर कुछ टाइम के लिए होता है, पर joy प्लेजर में दूसरों पर अधीन रहता हूँ मैं, हाँ। जॉय होता है जब मेरे सामने कुछ नहीं होता, मैं आता हूँ। जॉय कैवल्य है, जॉय आनंद, आनंद है, जॉय मेरा अपना व्यक्तित्व है। जॉय, जब जॉय में मुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, असाधन होकर के मैं उपस्थित रहूं, बस अपने अपनी अपनी सुखात्मक अवस्था में मैं उपस्थित हो जाऊं, वो जॉय है। इसलिए जॉय बहुत ऊपर चीज़ है, और प्लेजर जो है शरीर से संबंधित है, ठीक है। इसलिए कैवल्य जो है, अलोननेस में क्या होता है? आदमी प्लेजर ढूंढता है, जॉय नहीं ढूंढ रहा होता है। तो सुखानुशायी रागा। अब द्वेष क्या होगा नेचुरली इसका? दुखानुशायी। दुखानुशायी, इसका मतलब ये हो गया कि मिजरी इज दैट विच फॉलोज द एवर्शन। दुखानुशायी, दुखानुशायी, दुखानुशायी द्वेषा। अच्छा, अस्मिता। ये जो अस्मिता है ये क्या है? देखिए, दो तरह के शब्दों का प्रयोग है, एक दृक्, एक है दृश्य। दृक् कहते हैं जो देखता है, और दृश्य माने जो दिखाई इसको देता है। देख रहे हैं। मैं दृष्टा हूँ, इसीलिए मैं दृक् हूँ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट एंड दीज थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट। देयर इज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कुछ भी मैटर से बना हुआ होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो कुछ भी मैटर से बना होता है वो दृश्य होता है, और प्योर कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या होता है? दृक् होता है। एक है दृक् शक्ति, बोलिए, एक है दृक् शक्ति, एक है दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति का मतलब जिनसे दिखाई देता है। क्या, किन से दिखाई देता है? अंतःकरण, मन। तो हम आइडेंटिफिकेशन किसके साथ करते हैं? प्रीति, माइंड के साथ, बॉडी के साथ। माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना? तो दर्शन शक्ति और दृक् शक्ति एक जैसे दिखाई दे जाए, उसको क्या कह देते हैं? अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तियों, देखिए दो तरह की शक्ति हैं। क्या क्या शक्ति हैं? दृक् शक्ति और दृक् दर्शन। दृक् गा हो जाता है, दृक् दर्शन शक्तियों। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता इव, ये अलग अलग है ना। दृक् शक्ति अलग है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई माइंड, है ना। मैं कौन हूँ? दृक् शक्ति हूँ। मेरा माइंड क्या है? दर्शन शक्ति है। अगर दोनों को मैं एक समझ लूँ, एक तो है नहीं। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव, एकात्मता, ऐसा एकात्मतेव अस्मिता। मैं उसकी व्याख्या करूंगा। दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मतेव अस्मिता।
क्या ट्रांसलेशन हो सकता है इसका? एक तो क्या है, द पावर ऑफ सीयर एकात्म हो जाना और पावर ऑफ द सीन, है ना, पावर ऑफ द क्या कहते हैं, सेंस ऑफ सीइंग जिसको कहते हैं। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति के बीच में अगर एकात्मकता लगे तो उसको क्या कह देते हैं, अस्मिता कह देते हैं। इसकी व्याख्या कर लेंगे तो देखिए 3 तो हो गए। द्वेष किसे कहते हैं? सुखानुशायी दुखानुशयी द्वेषा, सुखानुशयी रागा। दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। आई एम ब्लाइंड जब आप कहते हो तो आप किसको ब्लाइंड कह रहे हो? अपनी आई एम किसको कह रहे हो? अपने आप को ब्लाइंड उस समय तो इंद्रियों के आई एम जब ब्लाइंड, आई थिंक जब आप कह रहे हो, मन को बोल रहे हो। मन को, इसका मतलब मन को आप आई समझ रहे हो। आई एम ब्लाइंड जब आप कह रहे हो, आई को आप कह रहे हो। आई एम टॉल जब आप कह रहे हो, शरीर ऐसे हो रहा है ना। तो आई एम मैं किसको कह रहा हूँ, इसका मतलब उन दोनों को एक समझ रहा हूँ मैं, उसको अस्मिता कहते हैं, ठीक है ना। दृक् बोलिए मेरे साथ, दृक् दर्शन शक्तियों दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव, एज इफ दे आर वन इन द सेम। एकात्मता इव, एज इफ, एज इट वर, ऐसा कुछ कहते हैं ना, एज इफ कहते हैं ना, एज इफ दीज टू एंटिटीज आर वन इन द सेम, उसको आईनेस कहते हैं। तो अच्छा, अब अभिनिवेश किसे कहते हैं? अभिनिवेश की थोड़ी व्याख्या करने पर लिख देते हैं, स्वरसवाही, स्वरसवाही, इसकी व्याख्या उस दिन करूंगा। विदुषोपि, विदुषोपि तथा रूढ़ः, तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। इसका अनुवाद बता देता हूँ, टाइम नहीं इसकी व्याख्या के लिए। इसका अर्थ यह है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, सर्वाइवल, हमें हमेशा सर्वाइव होने की इच्छा बनी रहती है ना। हमारा कुछ हो जाए, कोई ऐसी आवाज़ आ जाए, हम भाग जाते हैं। इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं? बचना चाह रहे हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं। इराक में जब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, सब सारे देशों के लोग घर लौट रहे थे, है ना। ये क्या है, अचानक सब कुछ छोड़ करके आदमी भागता क्यों है? सर्वाइवल है। पूरी दुनिया का तानाशाह एक बिल के नीचे क्यों मिलता है? सर्वाइवल। बचना चाहता है, उसको कहते हैं कि फिजिकल लाइफ के साथ क्लिंग करते रहना, बिल्कुल क्लिंजिंग या क्लिंगिंग जो भी कहते हो, हाँ, टू दी फिजिकल बॉडी, उसके साथ बने रहना। और ये विद्वान को भी होता है, ये अविद्यावान व्यक्ति को भी होता है, और तथाकथित विद्या से युक्त व्यक्ति को भी होता रहता है। जो वेदांत की निरंतर शिक्षा देता रहता है ना 40 साल तक, वो भी अगर हाथी आ जाए तो भाग जाता है, क्योंकि उसको भी अभिनिवेश है। तो इसको कहते हैं, ये भी एक तरह का। अच्छा, अंतिम क्या है? अविद्या। अविद्या। अब इनमें से सबकी मदर क्लेश कौन सा है? अविद्या। अविद्या। तो इस अविद्या की परिभाषा देख लीजिए। जो कुछ अनित्य है, देखिए दुनिया में कितनी चीजें हैं? अनित्य, अशुचि। अशुचि किसे कहते हैं? जो इम्प्योर है। अनित्य किसे कहते हैं? जो नॉन इटर्नल। नॉन इटर्नल है। और अशुचि माने इम्प्योर। इम्प्योर है। और दुख, दुख है, मिजरी है। और अनात्मा, अनात्म सु। ये सु कहाँ का है जी? अजय मनी, सप्तमी का बहुवचन, रमासु। हाँ, है ना। इसका मतलब अनित्य में, अशुचि में, दुख में और अनात्म में। क्या समझ लें? नित्य बुद्धि कर लें। जो कुछ अनित्य है ना, उसको नित्य समझ लें। हाँ, आत्मा सु देखिए। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए अनित्य और अशुचि, यहाँ संधि हो गई ना। अनित्य अशुचि,
और दुख और अनात्मा। अनात्मसु 4 चीजें हैं, एक अनित्य है और एक अशुचि है और एक है दुख और एक है अनात्मा। इनमें अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में मैं क्या बुद्धि कर लूं? नित्य और शुचि और सुख और आत्मख्याति कर लूं। ख्याति माने बुद्धि। जो अनात्मा है, माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स, उसको मैं क्या समझ लेता हूं? अनात्म ख्याति रविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्याति अविद्या। यही अविद्या है कि मैं जो नॉन एटर्नल है उसको एटर्नल समझ रहा हूँ। सहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावर गच्छन्ति किमाश्चर्य मता परम। आया यक्ष प्रश्न यही है ना। रोज रोज लोग मर रहे हैं। ख्याति है। आदमी ख्याति है ना, 200-300 साल की व्यवस्था करता रहता है। ख्याति है। इसका मतलब कहीं न कहीं पूरा शब्द। मन के किसी कोने में उसको ये भाव रहता होगा जीने की ना। अभिलाषा। हाँ। अब तो साइंस बोल रही है 25-30 साल और जी लो तो शायद कभी मरने की जरूरत ना पड़े। मेरा छोटा भाई मैडम 42-43 साल का हो गया, अभी भी कोई ना कोई एग्जाम देता रहता है। ये भी मैं एक्वायर कर लूँ, ये भी एक्वायर कर लेता हूँ। तो मैं कहता तू 2000 साल तक जिएगा क्या? ऐसे ही पर अगले जन्म में ले जाएगा ना। ज्ञान का तो फिर भी सही है सर। इकट्ठी कर लेते हैं। डिग्री का डिग्री इकट्ठी आगे नहीं जा पाएंगे। मेरी श्रीमती के पास इतनी साड़ियाँ हैं कि 1000 साल तक भी अगर वो साड़ियाँ ना चल सकती है। एक तरह का पागलपन है। आप देखिए ना, एक नया बिजनेस आइडिया राजीव मल्होत्रा जी ने निकाला है, उनका वीडियो भी है कि पता नहीं कोई उन्होंने वेद से कहीं से कुछ निकाला है कि अगले जन्म में हम आपको पहचान लेंगे, आप कौन थे, फिर आपका धन वापस कर देंगे, आप अभी ट्रस्ट में डाल दो। बहुत सीरियस वीडियो है उनका, राजीव मल्होत्रा का। तो देखिए ये 4-5 सूत्र ठीक से कर लिए ना। अब इनमें से सबसे मदर क्लेश कौन सी है? अविद्या। तो इतना याद कर लीजिए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। इतना कर लीजिए अभी। अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम, क्षेत्र किसे कहते हैं? फील्ड, प्लेस ऑफ एक्शन। अविद्या क्षेत्रम क्षेत्र में। उत्तरेशम। उत्तरेशम माने जो सब्सिक्वेंट है, उत्तर में जो है, बाद में जो है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अभी इतना कर लीजिए। अभी ये पूरा सूत्र नहीं बताया मैंने, आधा ही है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। संस्कृत की ट्रेडिशन में माँ को क्षेत्र कहा जाता है ना। इसलिए अनुवाद में भी देखिए, क्योंकि अनुवाद में ये कहा जाता है रामः दशरथेन कौशल्यायाम जातः। अगर पूछे कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तो आप कोई कहे हम घनश्यामेन मनमायायाम जातः। अगर ने अपने माता पिता का नाम दे दिया, इसका मतलब कि मदर इज दी क्षेत्र। अहम बीज प्रदः पिता, भगवद गीता में है अहम बीज प्रदः पिता। तो एक बीज प्रदान करने वाला और एक क्षेत्र होता है। तो अविद्या मदर है। अविद्या की वजह से ही इन सब की उत्पत्ति होती है। इसलिए अगर इन सब को उत्पन्न होने से रोकना है तो मुझे किसको रोकना होगा? अविद्या। अविद्या को रोकना होगा। हाँ, तो अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम ये है। तो हमने बेसिक्स अभी तक पढ़ने का प्रयास किया। आज यही समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
मैं यहीं से निकलता हूँ, मैं अभी उबर मंगा रहा हूँ इनका। अच्छा बस आज काम नहीं है, बट मैं यहाँ से निकलता हूँ। आपको कहाँ जाना है? हाँ इंफोसिस किसने गाड़ी करनी सेक्टर 21 द्वारका में। अच्छा नहीं, मेरे को मेट्रो इनको भी उतारना होगा, वहीं से जाती है मेरी। तो आपके उबर नहीं क्यों? हाँ, अगर मैं आपको घर तक ले जाता तो कैसे पैसे लेता हूँ मुझसे? एक्स्ट्रा 4 सवारी जा सकती है ना, हाँ बेसिक वाली। नहीं वो एक करेंगे। ये आपका है, ये मेरा है। आज मैंने थोड़ी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जी ले रखी है, तो डॉक्टर ने कहा था ड्राइव मत करना, कहीं नींद आ जाए रास्ते में। ये तो इसमें आएगा चिकन में छोटे वाले बाकी ऐसा सिग्नल बाहर जाके आएगा। आप तो द्वारका में है ना?